कैसे हैं आप? उम्मीद है खुश हैं, जिंदगी जिंदा दिली से जी रहे हैं। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारा 9th एपिसोड है और उसके साथ ही इनसिग्निफिकेंस का पहला इंटरव्यू। और ये इंटरव्यू एक बहुत स्पेशल इंसान का है। इनका नाम है शालिनी गुप्ता। ये मेरे लिए एक पेरेंट जैसी हैं, एक फ्रेंड हैं, एक एल्डर सिस्टर हैं, एक मेंटर हैं और एक ये बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव चलाती हैं जिसका नाम है द आर्ट सैंक्चुरी। द आर्ट सैंक्चुरी क्या करता है उस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा बातें होंगी पेरेंटिंग के बारे में। इस इंटरव्यू में बहुत कुछ सीखा मैं, और साथ के साथ ये भी सीखा कि पेरेंटिंग सिर्फ बच्चों की नहीं होती, हमारे रिश्तों की भी पेरेंटिंग होती है। तो शुरू करते हैं। Insignificance with Mohit Ahuja. हेलो एवरीवन, सो वी हैव शालिनी मैम विद अस। शालिनी मैम कैसे हो? बिल्कुल परफेक्ट यार, तुम्हारे साथ और क्या होंगे। Thank you. So, for everyone, Shalini ma'am is somebody I work with as No Disability, जो मेरा एनजीओ है और इनका एनजीओ द आर्ट सैंक्चुरी है। और हम लोग साथ में बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारा विजुअल आर्ट क्रिएट करते हैं उनके लिए जो सोसाइटी के हिसाब से नॉट सो गुड है, नॉट सो नॉर्मल है, नॉट सो इक्वल है। वी कॉल देम द न्यूरो डाइवर्स। और ये वर्ड्स वक्त के साथ साथ इवॉल्व होते जा रहे हैं। एक ज़माने में डिसेबल्ड था, फिर हैंडीकैप था, फिर मेंटली रिटार्टेड था, फिर इंटेलेक्चुअली चैलेंज बना, फिर हमारी सरकार ने दिव्यांग बोल दिया। आई डोंट नो व्हेयर दैट वर्ड केम फ्रॉम, एंड इट इज़ जस्ट गोइंग ऑन इवॉल्विंग। बट टुडे वी विल टॉक अबाउट a lot of other perspectives, not just neurodiverse. Yes, this interview will touch upon that topic as well because a lot of parents listen to the show. कुछ ये पेरेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनके पेरेंट्स हैं, कुछ मेरे अपने पेरेंट्स भी हैं और मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड्स हैं, एंड देयर इज एन एंटायर सर्कल ऑफ पेरेंट्स, एन एंटायर कम्युनिटी आई वुड से। तो बहुत सारे सवाल हैं हम सबके। आई हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी यंग, हु आर स्टिल वेरी न्यू टू द पेरेंटिंग स्फीयर। आई पर्सनली एम नॉट इवन अ पेरेंट। मेरी तो शादी भी नहीं हुई, मतलब हुई है लेकिन चली नहीं, लेकिन कौन पूछ रहा है यार। सो तो शालिनी मैम बताओ कहाँ से शुरू करें? आप बताओ, चलो ये वाली शुरुआत आपकी। शुरू करते हैं। मेरी मुलाकात डिसेबिलिटी से कैसे हुई, क्योंकि हमारा कोर न्यूरो डाइवर्सिटी पर है। सो मे बी दैट कैन बी अ स्टार्टिंग। अब मुझे पहले टास्क के बारे में बताओ। व्हाट डज टास्क डू? एवरीबॉडी नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द आर्ट सैंक्चुरी डज। वो वाला हम काम कर लेते हैं, वो एजेंडा हो जाएगा साइड, फिर हम आएंगे बाकी बात। मेरे बेबी को एजेंडा बना दिया। नहीं, अच्छा ठीक है, चलो हमारा बेबी है, बताइए। तो ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि 3 जुलाई 2019 को रजिस्टर किया, और 3 जुलाई 2020 को हमने मोहित आहूजा को रोप इन कर लिया था अपने एक इंस्ट्रक्टर की तरह से। सो बेसिकली आर्ट सैंक्चुरी caters exclusively to the neurodiverse. Our attempt is to be able to facilitate their empowerment and acceptance of their art. So we concentrate both on visual arts and performing arts. और हमारी कोशिश ये है कि neurodiverse young adults अपने art के थ्रू अपने पैरों पे खड़े हो सकें. So it's like providing them financial independence through art, जो कि न्यूरोटिपिकल आर्टिस्ट के लिए डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हम लोगों ने एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। हम एग्जीबिशन, शोकेसेस जो भी करते हैं वो एक्सक्लूसिवली हमारे न्यूरो डाइवर्स आर्टिस्ट के लिए करते हैं अक्रॉस इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस। ऑन द साइड हम वर्कशॉप्स भी करते हैं ऑनलाइन एंड इन पर्सन टू डू स्किल अपग्रेडेशन। तो कोशिश ये है कि उनकी पेस पे उनको समझते हुए हम उनको ऐसी स्किल्स दें, वेदर इमोशनल और टेक्निकल स्किल्स, जिससे वो अपने आप को न्यूरोटिपिकल मेन स्ट्रीम आर्ट सोसाइटी में खड़ा कर सके और प्राउडली खड़े हो सके। एंड आवर यंग वंस आर डूइंग अमेजिंगली वेल। FTI के से पार्टनरशिप की है जिसमें हम स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग कोर्सेज एक्सक्लूसिवली डिजाइन किए गए हमारे बच्चों के लिए। बहुत बढ़िया। हमारे पास सॉरी टू इंटरप्ट। नहीं, सुनो पहले हाँ सुनो। बताओ। हमारे पास आपके जैसे फैसिलिटेटर्स हैं
जो कि टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास ऐसे फैसिलिटेटर्स हैं जो आपकी तरह से 3 साल से हमारे बच्चों की इमोशनल स्ट्रेंथनिंग पे काम कर रहे हैं थ्रू डांस मूवमेंट थेरेपी, थ्रू स्टोरी टेलिंग, थ्रू एक्सप्रेसिव आर्ट्स। तो मोहित एक पैकेज डील प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है द आर्ट सेंचुरी, जिसके थ्रू हमारा न्यूरो डाइवर्स पॉपुलेशन थोड़ा सा तन के चल सकता है। अब आप बोलिए, आपके हिसाब से आर्ट क्या है? रियली मेरे हिसाब से बताऊं? हाँ, आपके हिसाब से ही पूछ रहा हूँ। जो आर्टिस्ट के दिल को छुए, that is the way art is defined by the neurodiverse community, and I really like it because हम अपने बच्चों को नहीं इंसिस्ट कर सकते हैं कि ये वाला शेड ब्लू का यूज करो या ये वाला शेड ग्रीन का यूज करो। उनके दिल में जो डिस्प्ले करने का मन है वो वही कलर से डिस्प्ले करती है। Okay. हम उनको स्ट्रोक हो सकता है सिखा दें, बट उसको कैसे अप्लाई करेंगे वो खुद उनके दिल से आता है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, the art that the neurodiverse artist produces. And therefore, I really believe that art is the experience of the artist that is out there for you and I as observers to experience. अगर हम उसी डेप्थ पे जाके उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो हमारे लिए भी आर्ट हो गया, नहीं तो वो बस उनके लिए आर्ट रह के सीमित रहता है। So, in a way, मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है आपकी बात की वो ये है कि यू आर सेइंग दैट हम लोग उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, टेक्निकल गाइडेंस दे रहे हैं, बट दे आर ब्रिंगिंग देयर ओन एनर्जी टू दैट आर्ट फॉर्म, वट एवर दैट आर्ट फॉर्म इज, कुड बी डांसिंग, कुड बी पेंटिंग, कुड बी फोटोग्राफी, बट दे आर ब्रिंगिंग देयर ओन एनर्जी टू इट। और जहां पे एनर्जी होती है वहां पे यू चूज कलर्स। कोई खुश है तो हैप्पी कलर्स यूज करेगा, खुश नहीं है तो डार्क कलर्स यूज करेगा, दैट वेज। ओके, अब ये बताओ कि खुशी क्या है आपके लिए? हैप्पीनेस। Happiness. How would you define it? What does happiness mean to you? It means just two things. Okay. And this is something that I've learned from Gayatri. Gayatri is Shalini ma'am's daughter, younger daughter. Yes, my younger daughter, blessed with Down syndrome. And before that, I was always called a very happy person because the smile was there 24/7. But I hadn't experienced true happiness the way I experience it now. And I think वो 2 शब्द में पूरी सिमट जाती है। Okay. Extreme unconditional love. जैसे ही निकलता है, जैसे ही मिलता है, बस happiness का experience होता है। That feeling that you get through giving or through receiving unconditional love is my definition of happiness. And the second thing is, on the same level, the gratitude that you either express to someone or someone expresses towards you. That's when you feel that level of happiness. So happiness to me is that journey on which I'm going just for these 2 reasons. To give and get unconditional love, to give and get gratitude. That's it. तो मैम जब भी अनकंडीशनल लव की बात होती है ना, बहुत बार और ये एक्चुअली में होता है, मतलब मैं भी जब अपने एपिसोड्स में बात करता हूँ और वी टॉक अबाउट अनकंडीशनल लव, एंड आई आल्सो लिसन टू अ लॉट ऑफ लीडर्स जो हु अराइव्ड इन लाइफ, हु एक्चुअली डिस्कवर्ड व्हाट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ इज स्पिरिचुअली, हु आर मच अहेड ऑफ मी, राइट? सो जब अनकंडीशनल लव की बात होती है, एक बहुत सिंपल सा और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि यार हम लोग तो अनकंडीशनल लव करते हैं लेकिन सामने वाला नहीं करता, और वो आफ्टर अ व्हाइल इट माइट बिकम हर्टफुल, इट माइट बिकम कि यार हमने क्यों करा था, बिकॉज हम तो अनकंडीशनल कर रहे थे लेकिन वो अपना एजेंडा निकाल के चला गया। वैसे में क्या करना है? जाने दो, जाने दो, तुमको खुशी मिली करके। So that's why see unconditional love is giving and receiving. So I give, and by giving I get immense happiness, immense joy. दूसरा वाला उल्लू बना रहा है, वो सोच रहा है वो उल्लू बना रहा है, यार he is a loser, he didn't get my unconditional love. नुकसान तो उसका हुआ ना, नुकसान उसका हुआ, हमने तो दे के खुशी मिल गई यार, बाकी जिसको जो करना करे। सही बात है। हाँ, क्योंकि मैं अक्सर कई बार ये सोचता हूँ, जब मैं भी सवाल खुद से पूछता हूँ कि यार कोई आपका फायदा उठा सकता है, मोहित तेरा कोई फायदा उठाया तब क्या, तब मैं खुद को ये सोचता हूँ कि यार किसी ने भी मेरा फायदा उठाया और वो फायदा उठा के और ये मैं बाकी सबको भी बोलना चाहूंगा कि आप कोई आपका फायदा उठा के बिट्रे करके चला गया,
उसने उस मोमेंट में शायद जीत हासिल कर ली, शायद। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि वो हारा कहाँ, वो हारा यहाँ कि अगर वो मुझसे निभा लेता तो ओवर द इयर्स कितना जीतता। तो आई थिंक दैट इज द विन फॉर अस, राइट? अच्छा, अभी आपने जब खुशी की बात करी, आपने बोला कि पहले आप बहुत खुश थे एंड देन यू रियलाइज दैट द ट्रू हैप्पीनेस वाज डिफरेंट व्हेन गायत्री केम इनटू योर लाइफ। गायत्री से पहले आई थिंक इट्स देविका, राइट? अद्विका, सॉरी। सो अद्विका है शालिनी मैम्स एल्डर डॉटर। यस। तो अब मुझे ये बताओ कि what was the I would say the parental journey like, because बहुत सारे पेरेंट्स हैं ना, बहुत सारे, और ये मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ मैं क्यों पूछ रहा हूँ। बहुत सारे यंग पेरेंट्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो who are in their prime, who are already looking at also retirement. There's all kinds of parents who might be listening to this, right? There are parents who I know, who I see, who are just entering the parenting phase, जिनका बच्चा अभी मुश्किल से 2 महीने का है या 2 साल का है। एंड देयर आर चैलेंजेस। आई एम श्योर अद्विका के साथ आपके चैलेंजेस थे, आई एम श्योर गायत्री के साथ आपके चैलेंजेस थे। अद्विका के साथ कैसा था? हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद अद्विका एंड व्हाट वर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इन लाइफ व्हेन अद्विका हैपेंड? When Advika happened, Mohit, I was so extremely happy. मुझे लगा जैसे मेरी लाइफ पूरी हो गई। I was so fulfilled. I was so complete, and so that wasn't happiness. That was like extreme bliss. I cannot describe what that was. That connection that I have with Advika, I still have to build on with Gayatri, because with Gayatri I kind of feel that I'm a caregiver, a caretaker. ऐसा लगता है जैसे मैं ट्रस्टी हूँ उसकी लाइफ में। वो एक्चुअली एक एंटिटी मेरे से बहुत बड़ी है और मेरे को बस थोड़े से टाइम के लिए उसको संभालने के लिए, उसको एक फॉर्म देने के लिए मुझे यहाँ रखा गया। दैट्स ऑल। But with Advika, the umbilical cord still hasn't been cut. So she's my lifeline. And when she happened, it was an instantaneous thing. As they say, I didn't want a second child. It was this older sibling who was after our life. No, what would have happened if you didn't have a mom? What would have happened if you didn't have an older brother? So we were coaxed and cajoled by Advika into this. Parenting at that time was extremely easy because that time kaun se saal mein? When Advika was born, she's 28, so 94 she was born, and I just took a year and a half off from work. And I was working with Titan at that time. And she went into a play school at 1.5 years of age. And I was back in the consulting line. I started consulting with a firm in Bangalore. We were in Bangalore these days. It was very easy. बहुत आसान था। वो इत्मीनान से स्कूल जाती थी, मैं उसको ड्रॉप करती थी, मैं उसको पिक करती थी, घर पे छोड़ती थी। वो खुश रहती थी, अपने पूरे दिन एक्टिविटीज में बिजी रहती थी। शाम को हम पहुंचते थे, quality time spent कर रहे थे, and everything was going very well. Which is how all the so-called normal families would function, I would say, कि जिनके घर में कोई न्यूरोडाइवर्स बच्चा नहीं है, कोई चैलेंज बच्चा नहीं है। तो अब मुझे ये बताओ कि गायत्री के आते ही क्या बदला? तो क्या बदला? And how did Advika take it? I'm sorry, I also want to know how did Advika take it? I'll give you the sibling story also, and I'll give you my life and how our life as adults, as parents changed. And also how the rest of, because होता क्या है ना कि we are a product of the people we are with. मुझे अपने पेरेंट्स का पता है कि जब नीरू हुई थी, my eldest sister who's also challenged, there were some people who supported, but there were also quite a lot of, I would say, thorns in the bushes. बहुत सारे कांटे भी थे, बहुत सारे मुश्किलात भी आए थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बोली जो शायद, मतलब मैं खुद सोचता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने कैसे झेला। मैं होता तो शायद कुछ कर बैठता उन बातों को सुनकर, या तो खुद को या उनको। तो मुझे वो सब कुछ बताओ, बिकॉज आई एम श्योर बहुत लोग जो सुन रहे हैं दे माइट बी गोइंग थ्रू देयर ओन फेजेस। और मैं सिर्फ पेरेंटिंग नहीं, आई थिंक वो हम अपने फीलिंग्स को भी तो पेरेंट करते ही है ना, हम अपने थॉट्स को भी तो पेरेंट करते ही है ना। तो अक्सर वो भी आसपास के लोगों से इफेक्ट होता है, हमसे इफेक्ट होता है, हमारे पेरेंट्स से, हमारे बच्चों से, हमारी जिंदगी से इफेक्ट होता है। तो काफी बड़ा सवाल पूछ लिया मैंने, अब इसका मतलब बताओ। नहीं, बड़ा सवाल नहीं है, बहुत जरूरी सवाल है मोहित, क्योंकि लाइफ बिफोर अ न्यूरोडाइवर्स चाइल्ड कम्स इन एक बहुत ही इवन पेस पे चलती है। ऑलमोस्ट जब मैं अब देखती हूँ तो लगता है कितनी बोरिंग थी लाइफ। कोई सडन सरप्राइजेस नहीं स्प्रिंग होते थे,
वीकेंड पे पार्टी करना या पिकनिक्स पे जाना बच्चों के साथ, ट्रैवल करना इत्मीनान से, जब मन आया उठे, तो सामान कार में डाले, चल दिए. With before Advika was born and even after Advika was born as a parent, I mean, life just grew bigger and wider and became much more exciting and interesting. Okay. But with Gayatri's coming into our lives, all of us face challenges. Okay. It's a fact. Okay. I think the maximum challenge that is faced is by the sibling. And I think since you are one, तुमको समझ में आता होगा और तुम रिलेट करोगे इस चीज से कि वो बच्चा, बड़ा बच्चा या छोटा जो सिबलिंग होता है, वो कभी आके अपने पेरेंट्स से कुछ कह नहीं पाता. एटलीस्ट मेरे केस में अद्विका ने आके मुझे कभी कन्फाइड नहीं किया एज अ बच्चा. शी वाज 7 व्हेन गायत्री वाज बोर्न, कि उसके स्कूल में फ्रेंड्स उसकी टांग खींच रहे हैं कि यार मेरी नीस तो 6 महीने की है, वो तो बाबा पापा टाटा करती है, तो मेरी बहन तो ऐसी पड़ी रहती है, because Gayatri had delayed milestones. She never came back and asked me, why is Gayatri not doing this? Okay. And she started going into a school with Gayatri with her. So Gayatri as a 5-year-old and Advika as a 12-year-old walking into school together. People would tease her and say, वो तेरा भाई है या बहन है अद्विका? उसे छोटे छोटे बाल कटवा रखे थे गायत्री के और भोंदू सी गोलगप्पा. So I think the maximum challenges that as a family, there were 3 of us, my husband, me and Advika, were faced by Advika. And that just made her grow mature at the speed of light. The sad thing was that we were so obsessed with taking care of all the comorbidities that Gayatri came with along with her downs, that हम उसके सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे थे. तो हमारी अटेंशन भी नहीं गई कि अद्विका बस सर्वाइवल मोड पर है, रिमोट कंट्रोल पे, या कि वो फ्लरिश कर रही है, you know. So her preteen years must have been really tough. It was about the teenage years starting when the door started slamming on our faces, you know, walking away from dining table started happening. Did we say, oh, we're missing something here? And then we changed our act. But she must have had a very trying 6 years prior to that in Gayatri's advent. But, you know, like I say, वो जो आज है, she's in the corporate world. And I think जो आजकल leaders के लिए सबसे main quality कहते हैं empathy, वो उसमें इसी वजह से कूट के भरी है, because she experienced it and therefore as an individual now she's become empathetic. I see that in you. Before any of us can say something to you, we already feel your sympathy overflowing in our direction or in the direction of our young ones. So, हर चीज अच्छे के लिए होती है. अद्विका की ग्रोथ पाथ में ये जरूरी था. She's a mature individual. I think between Shailendra and me as parents, we grew much stronger. We grew closer. There are enough families which get torn when with the advent of a special needs child in their midst. Husbands are not able to take the pressure of work and then coming back home to all the chaos that exists because of the neurodiverse child. So I know a lot of my friends landed up in broken marriages, but then so did my neurotypical friends with neurotypical families. ये वो लड्डू है जो बहुतों को हजम नहीं होता. हजम होता, तो वो वहां भी हुआ. हाँ, ये जरूर है कि I had to quit my job. I really I needed it medically for Gayatri's survival to be with her 24/7. But that was also a personal choice I made, where I knew कि वो physiotherapy, speech, language, special education, OT चलेगा अभी काफी लंबा, ऐसे छोड़ो. खुदा का शुक्र है कि एक सैलरी से हम लोग का गुजारा चल सकता था. तो दैट इज ऑल्सो अ मेजर ब्लेसिंग, बिकॉज अगर रिसोर्स क्रंच हो तो फिर और दिक्कत होती है फैमिलीज में. हाँ, सुनने को बहुत मिलता है मोहित, सुनने को बहुत मिलता है, बहुत मिलता है सुनने को. और इतना, और मैं अब 21 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ, तो उन लोगों को फॉरगिव कर चुकी हूँ, बट भूल नहीं पाई. सो कहते ना, I understand where they came from, that they didn't understand what they were saying, what they were doing.
whether it's the extended community of the neighbors, and we lived in a colony, तो वहां पर लोग, the way they stare, the kind of stupid questions they come and ask. आपकी फैमिली में और किस किस को है, like चला आ रहा है क्या, ये कोई पेड़ होता है जिसमें पौधे गिरते जाते हैं वहीं उगते जाते हैं ना, तुलसी का पेड़ नहीं है भाई, आप से ग्रो कर रहा है. बट there are family members, some really supportive, जिन्होंने इंटरनेशनली कहाँ पर कौन कौन सा थेरेपिस्ट है, किसके पास जाना चाहिए, गायत्री को किस चीज से फायदा होगा, उस तरह का सपोर्ट भी किया. और कुछ हैं who just wash their hands away because they couldn't imagine being connected with. हम उनके घर में होते थे, हम बाहर जाते थे, जैसे उनका कोई फ्रेंड आसपास से निकलता था वो टेढ़े होके उधर चले जाते थे कि कोई देख ना ले हमें इसके साथ, बट लाइक आई ऑलवेज से लोग हैं तो कुछ तो बातें होंगी, कुछ तो लोग कहेंगे, है ना, चलता है. वही लोग अब पलट के दे आर वेरी हैप्पी गेटिंग टैग्ड बाय गायत्री ऑन फेसबुक saying wow, look what she's doing, what she's achieved. तो ठीक है, everyone has a journey. हाँ, मुझे लगता है कि कोई और अगर आपके साथ मतलब जो द वे यू थिंक कोई और नहीं सोच रहा है तो शायद वो एक अलग एरा में जी रहा है, उनका जिंदगी में कुछ और चल रहा है जो वो रिलेट नहीं कर पा रहे. लेकिन मैम दो तीन चीजें आपने भी बोली विच आई वांट टू डाइव मोर इनटू. सो व्हेन वी टॉक्ड अबाउट अद्विका's जर्नी एज अ सिबलिंग, राइट, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट एज अ सिबलिंग. बहुत बार क्या होता है कि बच्चों का घर में बहुत सारे ऐसे पड़ाव होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो घर में चल रही होती है. फॉर एग्जाम्पल लाइक यू टॉक्ड अबाउट अ ब्रोकन मैरिज, राइट, या फिर आई एम नॉट इवन गोइंग टू द एक्सट्रीम ऑफ अ ब्रोकन मैरिज. बहुत बार घर में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, आपस में फैमिली मेंबर्स के डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, और कुछ बच्चों को ना वो हम विदाउट इवन सेइंग बड़ा हमें एक फील कराते हैं कि यार तुम्हें समझना है, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल रहना है, और वो उस एज में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है. तुम्हें क्या चीज बोला तुमने, बच्चों को क्या एहसास होता है? हम उनको एक एहसास दिला देते हैं बिना बोले बिना कहे, लेकिन हम एक फीलिंग दिला देते हैं यार तुम्हें समझना है, ये प्रॉब्लम है. एंड वी अज्यूम, आई वुड आल्सो से दैट समवेयर वी आल्सो टेक द फ्रीडम ऑफ अज्यूमिंग कि ये तो समझ जाएगा यार, छोटा भाई है, छोटी बहन है, बड़ी बहन है, व्हाटएवर, या बड़ी बहन नहीं है, अकेला बच्चा है, समझ जाएगा कि अच्छा हमारे पास टाइम नहीं है. हम क्योंकि ऐसे भी फैमिलीज मैंने देखी हैं जो, और ये बहुत नॉर्मल है आज की डेट में. आई एम नॉट सेइंग दैट द पेरेंट्स आर एट फॉल्ट, एंड दैट इज आल्सो समथिंग आई वांट टू ब्रिंग अटेंशन टू, दैट हमारे लाइफस्टाइल्स कुछ ऐसे हो गए हैं कि अब वो हमारे पास टाइम भी नहीं है बच्चों के साथ वो स्पेंड करने का, और एक कॉन्शियस एफर्ट करना जरूरी है, करते भी हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, राइट. तो ऐसे में अक्सर लाइक यू टॉकिंग अबाउट अद्विका, द चाइल्ड शट्स डाउन, वो खुद डील करते हैं. हाँ, उससे कुछ साल बाद वो एम्पैथी आ जाती है, हम बट आई थिंक मुझे ये भी लगता है कि ये बहुत फ्लावरी पिक्चर है जो हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में जो लोग हैं वो एम्पैथेटिक हो गए हैं. बट आई हैव ऑल्सो सीन फैमिलीज वेयर द एम्पैथी डिड नॉट इवन कम, राइट. वो सिबलिंग उल्टा दूर हो गया बिकॉज द सिबलिंग स्टार्टेड ब्लेमिंग द पेरेंट्स कि यार तुम्हारा ध्यान मुझ पर था ही नहीं. तो वो जो फाउंडेशन ईयर्स हैं उसमें आपके हिसाब से एज अ पेरेंट, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ न्यूरो डाइवर्स पेरेंट राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट अ पेरेंट, कोई भी पेरेंट है जिसका बच्चा भी चाहे 6 महीने का है, चाहे 6 साल का है, चाहे 16 साल का है, वो क्या ऐसी चीजें हैं जो करनी है कि यार वो बच्चा लेफ्ट आउट ना फील करे. क्योंकि आज की डेट में जितनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जितना हमारे पास एक्सेस है टू सोशल मीडिया, टू ऑल राइट एंड रॉन्ग थिंग्स, बच्चों के पास बहुत इंफॉर्मेशन है, और कहीं ना उसमें फंस जाना, उसमें succumbing to the wrong influence is also very very easy thing to happen right now. तो आपके हिसाब से for the parents or for the kids, and as I said, मैं सिर्फ न्यूरो डाइवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी पेरेंट की बात कर रहा हूँ, तो हम कैसे संभाले इस चीज को कि यार हम लोग वो डायरेक्शन का स्टार्टिंग में ही मतलब एक सही टाइम पे उसको संभाल लें, तो आगे जा करके इंशाल्लाह एम्पैथेटिक बने बच्चा, अच्छा इंसान बने. हम सब पेरेंट्स, सारे पेरेंट्स वही चाहते हैं, लेकिन कहीं उसके मन में एक वो गिला शिकवा, एक शिकायत ना रहे, क्योंकि वो शिकायतें बहुत दूर तक जाती है. सो पता है मोहित, हम लोग जब यंग पेरेंट्स थे तो इतना एक्सप्लोजन ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं था, बुक्स तब भी इम्पोर्टेंट थी, बट व्हाट वी रियलाइज वेरी अर्ली ऑन वाज 2 चीजें एज अ पेरेंट. एक तो कम्युनिकेशन. If you want to be effective as a parent, you have to have all channels of communication constantly open.
तो आपके बच्चे को ये एहसास होना चाहिए, उसकी रग रग में ये एहसास होना चाहिए कि मैं कोई भी बात जाके अपने पेरेंट्स से कर सकती हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इट इज। सो हमारे फैमिली में वैसा है। हम लोग, और दूसरी चीज उसी से कनेक्टेड होती है कि बच्चे को आप बोलते रहो किसी चीज के बारे में, वेदर इट्स योर फैमिली वैल्यूज और इट्स एन इंस्ट्रक्शन, इट्स अ हैबिट, इट्स अ बिहेवियर, वो बच्चा नहीं सुनने वाला है by just your verbalizing it or showing over technology. The easiest way we figured to teach our child anything we wanted her to have in her personality was to role model for her. So if we wanted her to wish someone every time she saw someone, हमें खुद वो greeting करनी थी, चाहे वो नमस्ते था, चाहे वो शेक हैंड था। अगर हम चाहते थे कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे सोए, जैसे वो सुबह स्कूल के लिए उठ पाए, तो उस समय बस बच्चा ही नहीं सोता था, पूरी फैमिली में लाइट आउट हो जाता, पूरे घर में एवरीवन वेंट टू स्लीप एट 8:30 एट नाइट, बिकॉज अदरवाइज द चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरे को क्यों पनिशमेंट, मम्मा पापा तो बैठ के अपनी नॉवल पढ़ रहे हैं या अपनी मूवी देख रहे हैं, मैं क्यों सोऊं? तो वो कान लगा के मूवी की डायलॉग्स ही सुनते रहते थे। सो वी रियलाइज कि अगर हम चाहते हैं कि वो करे तो हमको करना है। सो ऐसे ही कम्युनिकेशन में जो चीज ऑफिस में होती थी, शैलेन घर पे, शैलेन माय हस्बैंड, घर पे डाइनिंग टेबल पे वो चीज डिस्कस करते, चाहे वो ऑफिस रिलेटेड हो, चाहे ट्रैफिक रिलेटेड हो, वट एवर इट वॉज, वी वुड डिस्कस इट ओपनली। तो अब ये हाल है कि she kill me, but रोज every 24 hours we speak for at least, and when I say at least, it is at least 1 hour, if not longer. And the first kiss to the first anything in the relationship was communicated to both dad and me. Her first A movie she saw with us, her first A comedy live show she saw with us. So the thing was, her first beer she had with us. The first time she had a shot, she came back drunk and she told us, I'm sorry, I cannot do this anymore, disconnected the phone. So the thing was, it's not as if we weren't getting angry with her or we weren't ticking her off, but we weren't judging her. हम कभी उससे ये नहीं कहते थे, कितनी खराब बात है, ऐसा क्यों किया। So मुझे लगता है कि अगर बच्चा आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है और आप जो चाहते हैं उसके अंदर, जो भी वैल्यू सिस्टम उसमें चाहते हैं, अगर आप वो खुद डिस्प्ले कर सकते हैं, तो यू नथिंग टू फियर, बिकॉज वो बच्चा एज आइडियल एज पॉसिबल बन ही जाए। हमने अपने न्यूरोटिपिकल बच्चे से, अडल्ट सिबलिंग से कभी नहीं बोला कि वो रिस्पॉन्सिबल है गायत्री, नेवर डिड वी से दैट। बट इवन टुडे व्हेन वी से कि हमें रिटायरमेंट होम ऐसा क्रिएट करना चाहिए जिसमें गायत्री के लिए भी स्पेस हो और 10 children staying together, etc., etc. We make all those noises. She'll always say, "You want a retirement home for yourself? You plan something." गायत्री मेरे साथ रहे। So वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, पता नहीं या ऊपर वाले की देन है, मुझे मालूम नहीं है ना। अब एक हाथ से लिया तो दूसरे हाथ से देना तो जरूरी है ना, ये थोड़ी भी सब चीज उठा के लेता चला जाए। बहुत खूबसूरत बात बोली मैम, एक हाथ से लिया है तो दूसरे हाथ से देना बहुत जरूरी है। ये लोग, आई थिंक बहुत लोग रियलाइज नहीं कर पाते। हम लोग बहुत सारी चीजें ना इकट्ठे करते रह जाते हैं, बहुत सारे मोमेंट्स, बहुत सारे आई वुड से पोजेशंस हम इकट्ठा करते रह जाते हैं। हमें लगता है कि शायद उसी से हम खुश, उसी से अमीर हो जाएंगे, है ना। और उसी से मैं अपने अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, अगली बात पे आता हूँ कि एज पेरेंट्स, एंड हम लोग अक्सर फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत बार सोचते हैं। खुशी आज भी है, खुशी कल भी थी और खुशी कल भी इंशाल्लाह आएगी। हाँ, बुरा टाइम भी आएगा, सबका आता है। कैन वी इंश्योर दैट आवर किड्स स्टे हैप्पी? बिकॉज 100% तो हम नहीं कर सकते, जितना मैं समझता हूँ, जितना मैंने जिंदगी को देखा है, जाना है कि 100% तो कोई भी इंश्योर नहीं कर पाया। लेकिन हम वो क्या वैल्यूज है, इफ यू कैन लेट्स से 2 or 3 वैल्यूज दैट यू थिंक एवरीबडी शुड हैव और गिव टू द किड, कि हम इंश्योर कर ले कि यार ये अच्छा इंसान तो बने। क्योंकि मैंने अपने दोस्तों से बहुत बार सुना है कि मैंने अपने बच्चे को सिर्फ अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ। वो फ्रीडम आज की डेट में थैंकफुली पेरेंटिंग थोड़ा सा इवॉल्व हो गई है, एटलीस्ट
जो हमारे बड़े शहर हैं उधर Tier 1 सिटीज़ में है, Tier 2 Tier 3 में अभी भी वो चैलेंजेस हैं, अभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत लोगों का एम तो ये है कि यार हमें अच्छा इंसान बनाना, लेकिन वो क्या 2-3 कोर वैल्यूज़ हैं जो एज अ पेरेंट मुझे देनी चाहिए, और कैसे मैं खुद सेल्फ डाउट से लड़ूं, बिकॉज सेल्फ डाउट बहुत है हर किसी की लाइफ में। मैं पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मुझे हर बार लगता है कि यार मोहित कौन सुनेगा, राइट? पेरेंट्स की लाइफ में मैंने, बिकॉज आई डील विद पेरेंट्स ऑन अ डेली बेसिस, मैंने देखा बहुत सारे पेरेंट्स वो अपनी तरफ से अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रहता है कि यार शायद हम उतना अच्छा नहीं कर रहे, शायद हमने जो करा वो ठीक नहीं था। और बच्चा है तो वो गलती करेगा, कहीं ना कहीं वो ऐसा कुछ करेगा कि जो मैं शायद अग्री नहीं करता उसे। जैसे आपने अभी बताया कि अद्विका ने पहली बार जब अल्कोहल पिया था तो आपको बताया था या आपके साथ पिया था, राइट? लेकिन वो एज अ कोर वैल्यू बहुत लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करेगा फॉर फैमिलीज हु डोंट ड्रिंक, और फॉर फैमिलीज वेयर की लड़कियों का पीना अलाउड नहीं है, लड़के चाहे कुछ भी करें, बिकॉज वो डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हमारी सोसाइटी में है। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर दोस कोर वैल्यूज दैट एज अ पेरेंट आई शुड इम्प्लीमेंट और somebody should implement? The most important thing for a parent first, I think, एक अच्छा इंसान अपने बच्चे को बनाने से ज्यादा जरूरी है अपने पहले एक अच्छा इंसान बनना। एज अ पेरेंट क्या मैं खड़ी होके कह सकती हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ? अगर मैं ये नहीं कह सकती है मैं परफेक्ट हूँ, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मेरा बच्चा परफेक्ट हो या अच्छा इंसान बने, राइट? एज अ पेरेंट मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पे कोई विपदा ना आए, कोई ऐसी अनहोनी ना हो जो कि वो हैंडल ना कर पाए। बाकी लाइफ में जैसे तुमने कहा अप एंड डाउन आना ही आना है, नहीं आएगा तो फिर क्या लाइफ विल बी टू बोरिंग। अगर अप ही अप होगा तो हमें समझ में भी नहीं आएगा कि हम खुश हैं, तो लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड है। जैसे आई फेल्ट आई वाज हैप्पी एंड आई फेल्ट जितना मुझे लाइफ में मिला है, क्या सब कुछ मिल गया है मुझे एहसास ही नहीं था कि 90% हैप्पीनेस इस चीज में है, दैट गिविंग गिव्स जॉय। मुझे ये मालूम ही नहीं था उससे पहले, मुझे तो टेकिंग गिव्स जॉय मालूम था। क्योंकि हमें ये सिखा दिया गया ना, ऑल द एडवर्टाइजिंग इज टेलिंग अस कि ये खरीद लो तो खुश रह जाओगे, वो पहन लो तो खुश रहोगे, राइट? तो हमको एज इंडिविजुअल्स अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को जज करना बंद करना है, अपने बच्चे को जज करना बंद करना है। हमको ये कॉन्फिडेंस होना है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो, चाहे हमको वो अभी समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। When you had a broken marriage, when you were diagnosed with cancer, none of us could figure out कि इसमें क्या अच्छाई है बाबा, इस बच्चे ने क्या ऐसा किया है जो एक के बाद एक इसको ये हैंडल करना पड़ा है। तुमसे ज्यादा मुझे लगता तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैंडल कर रहे होंगे ये लॉसेस, राइट? अब when I look back, अब मुझे glimpses of why that had to happen in your life समझ में आ रहा है। Could you have ever been in a position to be sending out messages as strong as you are through your podcast? कितने lives impact होंगे, कितने लोगों को ये ability होती है कि वो अपने घर में बैठ के अपने thoughts को इतने large number of people तक communicate कर सके। इसके आगे क्या निकलना है इसमें से हमको नहीं मालूम अभी, बट जो हो रहा है वो अच्छे के लिए। अगर हम ये खुद मान लें और ये हम अपने बच्चों को सिखा दें, तो ये जो आजकल जो नए वो मेरा बच्चा डिप्रेस्ड है, माई चाइल्ड डजंट नो व्हाट करियर टू फॉलो, क्या चीज अच्छी होगी उसके लिए आगे जाके, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या स्किल उसके लिए अच्छा होगा। बच्चे पे छोड़ो यार, उसको थोड़ा सा स्टम्बल करने दो। आप चाहते हो वो इंजीनियर बने बट वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है इंजीनियरिंग फील्ड में, तो उसको ह्यूमैनिटीज में जाने दो। अगर वो स्मार्ट है तो ह्यूमैनिटीज के थ्रू वो कॉन्कर कर लेगा वर्ल्ड को, अपनी दुनिया को, आपका नाम रोशन कर लेगा यार कैसे भी। दैट्स व्हाट योर बॉटम लाइन इज। सो मुझे लगता है मैं 3 चीजों पे जीती हूँ, सच में बता रही हूँ तुमको। एक तो आई रियली बिलीव इन द यूनिवर्स टेकिंग केयर, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है, बट अच्छे के लिए हो रहा है। मैं बच्चों को नहीं जज करती हूँ, चाहे वो कुछ भी कर ले, मेरे हिसाब से वो गलत नहीं करेगी कभी भी, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। अगर मैं ये कॉन्फिडेंस उसमें डिस्प्ले करूंगी तो वाकई में वो कभी कोई गलत काम नहीं उठाई। उसने आज तक सिगरेट नहीं उठाई, उसने आज तक ड्रग्स नहीं लिए। क्यों? मम्मा आई नो वो एडिक्टिव हो सकते हैं, तो मैं वो चीज नहीं करूंगी।
right? Drinking, I know it's in my control. I'll have only 1 glass of beer once a week. That's it. I know it's in my control. But दूसरा अगर मेरे को addiction हो जाएगा तो वो impossible to handle. I had left it to her and she was able to reach that decision, right? And the third thing I believe is in gratitude. अगर मैं constantly universe में positivity डालती रहूंगी, gratitude डालती रहूंगी, thank you for what I have received, वो multiply होता जाएगा. सही बात. And हम अगर बच्चों में वो एक अभी से वो डाल दें कि तुम्हारे पास जो है वो काफी है, उतना औरों के पास भी नहीं होता है. छत है, पैसा है, पानी है, हवा है, 2 पैर है, 2 हाथ है, that's it. और बच्चों को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है. उसके बाद इन 3 चीजों से मुझे लगता है हम बच्चों को एक स्प्रिंग बोर्ड दे देते हैं, जिससे फिर वो लाइफ में कुछ भी अटैक कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, किसी भी तरह से जी सकते हैं, एक फुल लाइफ लीड कर सकते हैं. एज अ पेरेंट मुझे क्या चाहिए कि उसका जो भी पोटेंशियल है वो फुली लीड कर सके. अगर वो इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट काम कर सके, अगर वो आर्टिस्ट है तो वो आर्ट क्रिएट कर सके, जो भी उसका स्वधर्म है वो निभा सके. तो मुझे बहुत बहुत डीप ये लगता है कि एज अ पेरेंट मैं बस ये 3 चीजें कर सकती हूँ. कम्युनिकेशन चैनल्स खोल के रखूं, उसको जज ना करूं और उसको ये सिखाती रहूं कि जो यूनिवर्स कर रहा है ठीक कर रहा है, अभी शांति से बैठे रहो. पेशेंस, हमारे में पेशेंस नहीं होती है. हाँ. तो वो कम्युनिकेट करते हैं बच्चों को, चल सब मस्त यार. ये वैसी बात है ना कि हम लोग, जब आपने बोला ना कि मतलब वो बच्चे को आपने कम्युनिकेट कर दिया कि आप खुद वो बिलीव कर रहे हो, यू आर ऑल्सो प्रीचिंग व्हाट यू प्रैक्टिस योरसेल्फ, राइट? तो वो जो मैं परफेक्ट हूँ उसका मतलब जो मैं समझ पाया वो ये है कि हाँ मेरे में इम्परफेक्शंस है, लेकिन मैं आई एम एट पीस विद माई सेल्फ एंड आई एम एट. जो लोग जज कर रहे हैं बच्चों को या खुद को भी, अक्सर हम लोग, मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में ये बात बोली थी कि जिनकी खुद से बहुत शिकायतें होती है ना, वो अक्सर दूसरों को माफ करने में बहुत वक्त लगा देते हैं. दूसरों को बहुत जल्दी माफ करते हैं. क्योंकि मुझसे इतनी खुद की इतनी शिकायतें हैं, मैं तुम्हारी शिकायतों से मुझे फर्क नहीं पड़ता. तुम्हें मुझसे शिकायत है, कोई बात नहीं, मेरी बहुत लंबी लिस्ट है, तुमने एक और ऐड कर दी और शायद तुम ठीक हो गए. क्योंकि जहां पे मैं खुद को डाउट कर रहा हूँ, मैं खुद को जज कर रहा हूँ, तुम मुझे क्या जज करोगे यार? मैं खुद के साथ इतना हार्श हूँ कि तुम उतने हार्श मेरे साथ हो ही नहीं सकते. जो कि जब हम आजकल वो देखते हैं हसल कल्चर, वर्क हार्ड, कॉर्पोरेट में सुनते हैं तो सुनने में अच्छा जरूर लगता है, लेकिन लॉन्ग रन में वो आपका बहुत नुकसान कर देता है. क्योंकि आप खुद से इतने दूर चले जाते हो कि आप किसी के पास नहीं आ पाते, राइट? एंड जो आप ये बात बोल रहे ना कि अपने ग्रैटिट्यूड वाली, वो बहुत ज़रूरी है. और हम अक्सर भूल जाते हैं. हमारे सिर के ऊपर छत होना बहुत बड़ी बात है, हमारे पास खाना होना बहुत बड़ी बात है. बहुत सारी मैं आई विल जस्ट गो बैक टू दिस, और ये कॉन्वर्सेशन में आपके साथ बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड पॉडकास्ट में बोल देता हूँ कि अक्सर जब भी बात होती है ना मेरे, आई डोंट लाइक टू ब्रिंग अप माई पास्ट एनी मोर, क्योंकि लगता है कि वो विक्टिमाइज होता है ना, पेइंग द विक्टिम, वो मैं नहीं खेलना चाहता विक्टिम कार्ड. ठीक है यार, दुनिया में बहुतों को बहुत बीमारियाँ होती है, मुझे भी हो गई थी, कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो जिस चीज़ से मुझे हिम्मत मिली वो बच्चे थे जिनको मैं देखता था हॉस्पिटल में. मैं तो यहाँ 6 फुट 4 इंच का आदमी चल के जाता हूँ, चल के हॉस्पिटल से बाहर आता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं 2-2 साल के, 1-1 साल के, किसी के मुंह में, किसी की नाक में, किसी के यूरिनरी ऑर्गन्स में पाइप घुसी हुई है, हर रोज सुइयाँ लग रही है उनको, दिन की 10-10 बार टेस्ट हो रहे हैं. और जब सुई लगती है तो वो फ्लिंच भी नहीं करते, उसके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आती कि मेरे शरीर में एक सुई घुस रही है. जब आप वो देखते हो ना, आपको लगता है कि यार अपनी जिंदगी तो ठीक है. और उस रियलाइजेशन के साथ आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है जो आप बखूबी निभा रहे हो, कि हम समझ पाए, लेकिन शायद बहुत लोग नहीं समझ पाते. जो नहीं समझ पाते उनको वो रास्ता दिखाना, उनके साथ वो काम करना बहुत ज़रूरी है, उनका हाथ पकड़ के चलना बहुत ज़रूरी है ना. अब जहाँ तक हाथ पकड़ के चलने की बात है ना, जहाँ पे पेरेंटिंग की बात आती है, जहाँ पे एक अच्छा इंसान बनने की बात आती है, वहीं पे एक बात आती है कि हम लोग ना इसको कई बार बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं, बहुत सीरियसली. जैसे मैं एक बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ कि जहाँ पे भी अगर हम न्यूरो डाइवर्स बच्चों की बात करें, मैं अपनी बहन के बारे में बात करूँ या मैं कैंसर के बारे में बात करूँ, हम ना उन चीज़ों का बस वो गोरी साइड जो देखते हैं, जो बड़ा एक जो अगली साइड है, गोरी साइड है, विच इज़ कि अरे बस अब सैड है, लेकिन उसमें बहुत सारी फनी चीज़ें भी होती हैं. बच्चों के साथ कुछ हैप्पी मोमेंट्स भी हैं, इवन विद चैलेंज किड्स, लाइक माई ओन सिस्टर इज चैलेंज. और अक्सर हम उसके साथ घर में ऐसा
हंसी मजाक चलता है, कुछ ऐसी हरकतें होती है, क्योंकि है तो वो इंसान ही ना, अगर हम करते हैं तो वो भी करते ही हैं। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी होता होगा ना कि गायत्री के साथ कुछ ऐसी हरकत होती हो, या अद्विका के साथ भी, और अद्विका और गायत्री ने कुछ मिलके ऐसा करा हो। जैसे मुझे याद है कि बचपन में एक बार हम लोग घर पे छुपन छुपाई खेल रहे थे, और मैं था और मेरी तीनों बहनें थी, तब छोटे ही थे हम लोग, शादी वादी किसी को हुई नहीं थी, बच्चे थे, तो स्कूल की बात है, और हम सब खेल रहे हैं, और किसी को, मुझे याद नहीं अब किसका था, शायद नीरू दीदी का आइडिया था, तो हमने उनको वॉशिंग मशीन के ऊपर चढ़ाया कि आप यहाँ पे छुप जाओ, क्योंकि कोना सा था, वो कोने में वॉशिंग मशीन रहती थी, अपना गवर्नमेंट फ्लैट था, और हम सब अपना अपना छुप रहे हैं, और एक की डेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्यूटी है ढूंढने की सबको कि कौन ढूंढेगा, और आई स्पाइस बोलते थे ना इसको, एक्चुअली द गेम इज आई स्पाइस, बट हमने आई स्पाइस कर दिया इंडिया में। तो हम कर रहे हैं, और नीरू दीदी को हमने ऊपर चढ़ाया, न्यूरो डाइवर्स बच्चा है जिसको हमने मशीन के ऊपर चढ़ा दिया है जाने में कि ये यहाँ छुप जाएगी और किसी को कोई पकड़ नहीं पाएगा, और मशीन के नीचे थे पहिए, मशीन आगे सर की और वो उसके पीछे गिर गई। अब वो मशीन के पीछे इतनी ज्यादा छुपी हुई कि हमें ही नहीं दिख रही है किधर है, हम सब छोटे छोटे हैं। तो न्यूरो डाइवर्स बच्चों के साथ या किसी बच्चे के साथ, आई थिंक वी ऑल्सो टेक लाइफ टू सीरियसली एट टाइम्स, हमारे खुद के साथ भी। तो खुद के साथ भी वो थोड़ा बहुत हंसी मजाक होते रहना जरूरी रहता है। मुझे लगता है कि जैसे मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि कैंसर हुआ था, अरे हो हाँ, यू नो ऑल दैट हैपेंस। मेरा अक्सर ये जोक होता है, मैं बोलता हूँ कि यार मेरे को ना 2011 में ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, फिर 2013 में ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, फिर मुझे अगले साल डेंगू हुआ, उसके अगले साल चिकनगुनिया हुआ, फिर मुझे कोविड हो गया, मुझे कैंसर हो गया। तो कहता है बचा क्या मैं HIV। यू नो इट्स एन अब्सर्ड जोक, बट यार अब इतना कुछ टिक ऑफ, मतलब ये बकेट लिस्ट बना रखी है कि बीमारियों की, लेकिन है अब कोई टारगेट थोड़ी सेट किया था कि सारी बीमारियां लेनी है, लेकिन अब आ रही है तो क्या करें, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं कर रहे, बट अब है तो उसके बारे में क्या करेंगे। तो आप बताओ कि मतलब ये जो बहुत सीरियस हो जाते हैं अक्सर हम लाइफ को लेके, इसमें खुश कैसे रहना है, फनी कैसे रहे, कुछ तो लाइट मोमेंट होने चाहिए ना, कुछ होते भी होंगे आई एम श्योर, गायत्री के साथ भी बहुत ज्यादा होते हैं यार। आई मीन तुम अभी जो कह रहे थे ना, तो हमारे साथ भी ये हो रहा था। उसका भी डायग्नोसिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन का था, और उस समय बहुत सारे दिन होते थे जब हम जाते थे रात में, हम अलार्म लगा के सोते थे। एक बार शैलेंद्र उठते थे, उसके जाके चेक करते थे सांस आ रही है या नहीं। दूसरा अलार्म मेरा बच्चा था, जाके चेक करते थे, हाँ आ रही है, फिर सो जाते थे। माने इतने नालायक पेरेंट्स थे कि ये भी नहीं कि उसके बाजू में सो जाए, उसको एक कमरे में सुला देते। तो वो कभी कभी हाथ ऐसे करने की जगह उसके नाक पे छू गया, कुछ लाइट स्लीपर है। मोहित, हमारे जो दिल्ली का घर था उसमें 3 सीढ़ियां ऊपर एक बेडरूम था जो कि थोड़ा छोटा था साइज में, तो दोनों बच्चे वहां सोते थे, और हम लोग नीचे अपने मास्टर बेडरूम में तन के अपना चला के वहां सोते थे। गायत्री को जब ऐसे कभी हम परेशान करते थे तो वो उठ के आके हमारे बिस्तर में आके सो जाती थी। अच्छा, अब सोती थी तो हम लोग निकम्मे नालायक पेरेंट्स, जो भी कोई क्विल्ट है अगर जा रहे हैं या कोई थ्रो लिया हुआ है तो वो थ्रो हम अपने समेटते रहते थे, ये बेचारी खींचती रहती थी अपनी तरफ करने के लिए, हम देते नहीं थे। तो उसने सेकंड या थर्ड टाइम क्या करना शुरू किया, अपने बिस्तर से अपना थ्रो अपना तकिया दोनों लेके चलती थी। कैन यू इमेजिन, ये 8-9 साल का डाउन सिंड्रोम की यंग वन चल रही है, अपनी कभी थ्रो पे गिर जाती थी सीढ़ियों पे, तकिए पे गिर जाती थी, हम लोग को आवाज आती थी रोल होने की, हम एक दूसरे की तरफ देख के कहते थे चल रही है सब ठीक है। पर बदल के सो जाते थे, वो आती थी हमारे, सो जाती थी। नेक्स्ट डे शी वुड वेक अप एंड शी सेड मम्मा बम। कभी सिर पे हम लोग बोलते थे हेडलाइट निकल आई सिर पे, क्योंकि सूज जाता है जहां पे सिर बचता है जोर से। मेरा अक्सर बचता था क्योंकि मैं लंबा हूं, तो बहुत ज्यादा सिर फोड़ा है हमने। तो माने आद्विका यूज्ड टू पहले बहुत परेशान होती थी, वो आप कैसे पेरेंट्स हो, वो गिरी आप लोग उठते भी नहीं, हमने कहा हमें मालूम होता है, उठ के वो चली इसका माने सब ठीक है, सो जाओ। तो so she also grew up not really paying that much attention. I mean, मैं तुमको ऐसे stupid incidents बना सकती हूँ। जब वो खेलते, बहुत physically active kid थी, तो कभी उसका नेल उखड़ जाता था, बिग टो का पूरा नेल उखड़ गया, फ्लैप कर रहा है, उसमें से खून निकल रहा है, वो खेल रही है, और हम लोग कह रहे हैं खून कहाँ से आ रहा है, वो इसका तो नखून उठा हुआ है, तो उसको लेके स्टिक कर दिया, फिनिश चलता है। तो थोड़ा सा लाइटली लेने की आदत पड़ गई, और गायत्री की आदत पड़ गई ढीठ बनने की। तो स्पीच डिलेज थे काफी,
तो शी वॉज अबाउट 3 years old and not connecting to words. तो वो पापा बोल लेती थी पर पापा दे दो नहीं बोल पाती थी, whatever, जो वो 2 words के जब तक वो 2 words कनेक्ट नहीं होते अब phrases नहीं बनेंगे, sentences नहीं बनेंगे, all those सही बात है, समझ नहीं आ रहा कि मांग क्या रही है। तो हाँ, तो हमने कहा कैसे इसको सिखाएं कि बड़ा सिंपल है 2 वर्ड्स को जोड़ना यार, पापा भी बोल सकती, मम्मा भी बोल सकती, दोनों को देख के बोलो पापा मम्मा नहीं बोलना। तो कोई मूवी देखी हॉलीवुड की, उसके अंदर एक छोटे से इन्फेंट को 6-8 महीने के इन्फेंट को नेबर्स सिखा जाते हैं एक वर्ड बोलना, और वो बच्चा जैसे ही अपने पेरेंट्स को देखता है, किसी को भी देखता है, वो वर्ड दोहराता है। क्या था वो वर्ड? एसोल। एसोल। अच्छा, वो स्टार्टिंग पार्ट सेंसर्ड था। वैसे हमारे पंजाबियों में अक्सर रिश्तेदार आके बच्चों को ऐसी चीजें सिखा जाते हैं उल्टी सीधी, ताकि वो थोड़ा मजे ले सके अपने माँ बाप। तो हमने तो गायत्री को यही सिखाया, स्पीच थेरेपिस्ट अनजाने में सिखाया। आपने क्या सिखा दिया कि तो मुझे लगा बोलने की, ऐसे अगर आप गिल्टी कॉन्शियस हो तो आपको लगेगा कि वो आपको बोलने की सिंपल डिस्प्ले है। हमने तो पब्लिक में मैसेज छोड़ा है, जिसको पसंद आए वो ले लो, जो पलट गया उसके नाम। तो वो बड़ी आराम से जाके ऐसोर बोलती थी, इतनी नालायक थी। हमने उसको सिखाया था जय करना, to anyone who had silver hair, जो भी आपसे बड़े, सिल्वर हेयर, ओके ओके, सो anyone who had silver hair, she would hold her hands and say जय। हम पहुंचे उसको 1.5-2 साल की लेके अमेरिका, जितने नॉट दिखे उनको बोले जय, जय आ गया। बहुत आपने जब ये बात शुरू करी ना, मेरे को पहला थॉट यही आया था कि यार ये जय करना सिखा तो दिया, लेकिन आजकल तो बहुत लोग खुद से कलर करके घूमते अपने बाल ऐसे। माशाल्लाह, मैं भी करूंगा एक दिन, बस बाल लंबे हो जाए। हर पॉडकास्ट में 1 mm बढ़ जाते हैं। देखते हैं अब कितने पॉडकास्ट एपिसोड्स के बाद मेरी भी जुल्फे होंगी, लेकिन जब भी हुई तो इंशाल्लाह मैं भी ग्रे करके आऊंगा गायत्री के सामने, ताकि जय करे। वो इतनी एम्बैरेस्ड हो गई थी उसी समय, उस एज में, कि लोग उसकी तरफ मुड़ के देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि उसका नाम जय है, वो सबको बता रही है कि मेरा नाम जय है। तो मैंने, हम लोग ने इस तरह की बहुत बेवकूफियां की हैं, और आज तक उसको कुकिंग का बहुत शौक है। ओके। तो वो इडली ऐसी बनाती है कि हमारी जो कुक है वो भी नहीं वैसी बना पाती है, इतनी सुपर्ब इडलीज बनाती है, इडली डोसे। तो इनिशियली जब बनाती थी तो कुछ भी बनता था, और हम कुछ भी को खाते थे, और इतने नालायक थे कि हम कहते बहुत टेस्टी बना है गायत्री, लो एक और खाओ। बेचारी की खाते खाते इतनी आदत पड़ गई कि वो एक साथ अब जब तक 10 इडली नहीं खाती उसका पेट ही भरता है। क्योंकि वो 4 इडली उसके प्लेट पे होती थी, और उसके बाद हमसे हमारा हिस्सा खाया नहीं जाता, तो हम उसको दे देते, गायत्री इतनी टेस्टी है ना, तो हमारी 2 ले लो, कोई और कहता तो हमारी 2 ले लो। तो if I have to take out a gist of all that you told me right now, जो हंसी मजाक वाले किस्से, और जैसे भी आपने अपब्रिंगिंग पे काम किया, गायत्री की, अद्विका की, जैसे हम बाकी पेरेंट्स करते हैं, हम लोग खुद भी करते हैं, और सिर्फ बच्चों की अपब्रिंगिंग, आई थिंक आपकी खुद की जो मेंटल इमोशनल अपब्रिंगिंग होती है, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो मुझे जस्ट समझ में आया आपकी बातों में, वो ये था कि आपने कहा कि जाने दो यार, है ना, है जैसा है वैसा है। तो कहते हैं ना कि जियो और जीने दो, आई थिंक सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा जरूरी है कि जियो और जाने दो, कि जैसा है। क्योंकि पेरेंट्स अक्सर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि माइलस्टोन, मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ कभी कभी, और कहता भी हूँ खुद से और दूसरों से भी अक्सर, कि हमने बच्चों के माइलस्टोन डिफाइन कर दिए हैं, कि बच्चा इस उम्र में बात करना चाहिए, इधर इस उम्र तक चलना शुरू हो जाना चाहिए, राइट। लेकिन पेरेंट्स के लिए कोई माइलस्टोन नहीं है, तो वो पेरेंट के लिए हर रोज हर दिन एक टेस्ट है, राइट। और वो लड़ाई उनको मतलब जिंदगी भर लड़नी है। वो हमें, जो लोग पेरेंट्स नहीं है, मतलब मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद ये बात बोल रहा हूँ कि मुझे शायद अंदाजा भी नहीं है कि व्हाट बीइंग अ पेरेंट इज, वो लड़ाई क्या है, कितनी बड़ी है। जब तक आप उस मैदान में उतरते नहीं हो, आपको नहीं पता होती, राइट। और इसी से एक, बिफोर वी जस्ट मूव टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट ऑफ द शो, मैम, बहुत ही ज्यादा बढ़िया कॉन्वर्सेशन चल रहा है, और मैं एक बहुत ही ज्यादा इंटीग्रल क्वेश्चन यहाँ लाना चाहता हूँ, जो बहुत सारे पेरेंट्स की बारी है, और ये न्यूरो डाइवर्स के लिए खासकर, नॉर्मल बच्चों के लिए तो है ही कि कल को क्या करेगा, लेकिन उसके लिए वो एक वो सेइंग है ना कि बच्चा नालायक हुआ तो वैसे ही बर्बाद कर देगा, और
ठीक रहा तो खुद बना लेगा, तो वो तो आप उन पे अप्लाई कर देते हो जो सो कॉल्ड नॉर्मल ऑफ द सोसाइटी है, जिन्होंने पढ़ाई करी या ना करी, होम स्कूलिंग करी या ना करी, इंजीनियरिंग करी या डॉक्टर बने, जो भी. लेकिन फॉर द न्यूरो डाइवर्स, क्योंकि द हार्श रियलिटी इज, जितने भी चैलेंज बच्चे हैं आपके, और दो हार्श रियलिटीज हैं जो मेरे हिसाब से हैं, जो मैं चाहता हूँ कि आप आज एड्रेस करो और आपका पर्सपेक्टिव बताओ उस पर. पहला ये है कि द एक्सेप्टेंस, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स में आज भी, एंड आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, आई हैव सीन इट मल्टीपल टाइम्स, एक नहीं हजारों एग्जाम्पल है मेरे पास ऐसे, कि जैसे आपका बच्चा हुआ है, हम लोग जिनकी लाइफ में ऑलरेडी चैलेंजेस हैं, जिन्हें हमें पता है न्यूरो डाइवर्स कौन होते हैं, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ऑटिज्म कैसा होता है, क्रूजो सिंड्रोम कैसा दिखता है, हमें वो, क्योंकि हमारे फैमिली में है तो हमें पहचानना आसान है, वो सिम्टम्स, वो डायग्नोसिस हमारे लिए एक सेकंड में हो जाता है, राइट. लेकिन जो नया कपल है, जिनकी जिंदगी में अभी अभी खुशी आई है लेकिन हमें वो दिख रहा है, अक्सर हम बहुत ऑकवर्ड होते हैं कि यार हम कैसे बोले, क्योंकि ये हमारे बहुत करीबी लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, इनको हम एड्रेस कैसे करें, और जब हम एड्रेस कर भी दें तो उनके लिए वो एक्सेप्ट करना, उससे डील करना शुरू करना बहुत बड़ा चैलेंज है. इट्स आई थिंक जो पहला स्टेप कहते हैं ना कि पहला स्टेप लो आगे बढ़ जाएगा, मुझे लगता है पहला स्टेप ही 10 माले का है. तो अब 10 माले कैसे कूदोगे, क्योंकि उसके बाद की जर्नी शायद आसान हो जाएगी, लेकिन वो 10 स्टोरीज आपको एक बार में चढ़ना है, वो पहला स्टेप ही आपको इतनी ऊंची टांग उठा के चढ़ना है, कैसे चढ़ पाओगे कोई नहीं जानता. तो पहला ये. और दूसरा, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, क्योंकि बचपन से ही हम फ्यूचर प्लान करना शुरू करते हैं बच्चों का, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स की बात करते हैं हम बच्चों के लिए कि इनका फ्यूचर क्या होगा, हम इनके लिए कुछ एक रिटायरमेंट प्लान बनाए कि ये खुद से इंडिपेंडेंट, एक डिग्निफाइड तरीके से इज्जत के साथ अपनी जिंदगी बसर कर सके, जी सके. बट द रियलिटी इज दैट, जो मेरा मानना है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं मास्टर नहीं हूँ इस चीज में, बट जो मेरा मानना है, जो मैं अब तक देख पाया वो ये है कि जो ऐसे रिटायरमेंट होम्स हैं, जो रेजिडेंशियल प्लान्स हैं, वो अभी भी, आई थिंक हमारा कंट्री उस चीज से अभी भी 30-40 साल पीछे है. अभी हम वहां पहुंचे नहीं है. वो एक होगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगा, चेंज आ रहा है, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं आ रहा है, बट जहां 100% होना चाहिए, आई थिंक मुश्किल से 5% है, जो मेरी रीडिंग है. आई माइट बी रॉन्ग एज आई सेड. तो उस केस में, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स, जैसे यू आर स्टिल, आई वुड से, यंग पेरेंट, लाइक Advika has just gone to college, बट आई नो पेरेंट्स, लाइक there's somebody in my own जान पहचान में है, नीरू मेरी बहन के साथ थे वो, तो जो आंटी थी, शी वॉज सो ओल्ड एंड शी हैड कैंसर एंड शी इज लेफ्ट दिस वर्ल्ड. अब अंकल है जिनके अपने हेल्थ इश्यूज हैं, हु इज ऑलरेडी इन हिज 80s, एंड देन द किड, जो हमारे लिए वी कॉल हिम अ किड, द किड इज ऑलरेडी 50-55. व्हाट इज इट दैट वी कैन डू व्हेन हर किसी के पास पूल ऑफ फंड्स नहीं है, हर किसी के पास एक आर्किटेक्चर, एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम लोग प्लान कर सके, हाँ यार लगाए 50 लाख, बच्चा सेट है, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है एक्चुअली में कि केयरटेकर कौन क्या करेगा. सो 2 इंटीग्रल क्वेश्चंस, ओवर टू यू. पहला वाला भूल गई मैं, फिर से बता दो क्या था. पहला वाला ये था कि जो जिनकी जिंदगी में अभी अभी वो एक बच्चा आया है, न्यू पेरेंट या ऑफ अ न्यूरोडाइवर्स. तो मोहित, जो 21 साल की हो गई गायत्री, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो 2 टाइप के पेरेंट्स होते हैं, न्यू पेरेंट्स. एक मेरे टाइप के जो कि सुनते ही डिप्रेशन में चले जाते हैं. आई वाज डिप्रेस्ड फॉर द इनिशियल कपल ऑफ इयर्स. मैं पूरे टाइम रोती रहती थी, फूल के एक पोटैटो हो गई थी. काम करती रही गायत्री के ऊपर, बट बिल्कुल हताश वे में करती थी और बहुत नेगेटिवली करती थी कि ये मुझे करना पड़ रहा है, देखो क्या हो गया मेरे साथ, मैंने क्या गलत किया था जो मेरे साथ ही हो गया. सो पहले डिनायल होता है, कई बार टेस्ट रिपीट करवाते हैं, उसके बाद जब एक्सेप्टेंस आती है तो डिप्रेशन होता है, उसके बाद फिर कहीं जाके वो मोड़ आता है जिसपे आप यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि यू हैड नथिंग टू डू विद दिस, इट्स जस्ट योर ईगो दैट्स कॉन्स्टेंटली टेलिंग यू, हाय तुमने क्या गलत किया जिसलिए ये ऐसा हुआ, राइट. तो और दूसरे टाइप के पेरेंट्स होते हैं जो, एंड आई हैव मेट दीज पेरेंट्स एंड दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, जो कि राइट फ्रॉम द वर्ड को कहते हैं, थैंक गॉड ये बच्चा मेरी लाइफ में आया, मैं पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, एंड आई कैन डू जस्टिस टू दिस रोल. So I reached this place 1.5 years down the line. Gayatri was almost a year and a half when I reached this place. But there are enough parents who reach right at the word go. So to say that this will be your journey as a new parent will be wrong. हम सबकी अपनी emotional
मेकअप होता है, जिसके जिन लेंसेज के थ्रू हम इस सिचुएशन को देखते हैं, डायनेमिक्स है, सबकी लाइफ के अपने डायनेमिक्स है, सर्कमस्टेंसेस होते हैं, बट सबसे ज्यादा जरूरी एक पेरेंट के लिए एक्सेप्टेंस है. The moment a specialist tells you that there are some neurodiverse issues in your child, accept and then start working on it without judging it, without accepting जो prognosis और diagnosis के बाद वो prognosis देते हैं ना कि अरे ये कर पाएगा या ये कर पाएगी, बस इतना ही कर पाएगी, उसको नजरअंदाज करो. Leave that aside, just accept that all right, these are the strategies that I will have to use in his or her life going forward. And then just sit back and observe. आप अपने बच्चे को देखते रहिए constantly कि वो किस दिशा में उसकी interest जा रही है. As long as the child is happy pursuing what he or she is pursuing, I'm telling you, you will get a genius maximizing his or her potential as they grow up. पर वो acceptance overnight नहीं आता. Overnight नहीं आता है. Most of the time, I mean 90% of parents have to go through a little bit of up and down, a journey of acceptance. But luckily, you know who inspires me the most now are the parents who adopt neurodiverse children from orphanages. Yes. Huh? Yes. मैं तो माने I know so many of these parents and I say I'm blessed in my life to even know them. जब मैं उनसे मिलूंगी मैं पता नहीं क्या करूंगी. You know, I just जो choose कर रहे हैं to have such children in their lives, I think. मतलब कहीं ना कहीं ये मान लेने वाली बात, और शायद ये बहुत कड़वी लगे बात, लेकिन हमारी तो मजबूरी थी, उनकी तो मर्जी है, और ये मर्जी से करना, ये स्टेप लेना, आई थिंक एक बहुत बड़ा डिसीजन है, कॉन्शियस डिसीजन है. ये मजाक में नहीं होती, आप ये किसी को प्रूव करने के लिए नहीं कर सकते. ये आपको खुद के लिए करना है, और ये बहुत मुश्किल लड़ाई है जो आप खुद चूज कर रहे हो. फिर हम क्या बैठ के सोच रहे हैं कि हाय कैसे होगा, हाय कैसे होगा, you know. So A, that, and B, when I've mentored a lot of young parents, and the only thing that I tell them is what someone told me. ये जो 1.5 साल में मेरा चेंज हुआ, ये कैसे हुआ, ये स्टोरी तुमको बताती हूँ. मेरी एक और फ्रेंड थी जिसका एक न्यूरोडाइवर्स बच्चा था. वो मेरे पास आई थी फॉर सम मेंटरशिप एडवाइस, एंड देन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स शी सेड आप घर चलो, मेरे घर आओ. सो वी वेंट ओवर टू हर प्लेस, एंड उसकी सासू माँ थी, बहुत ही ट्रेडिशनल पंजाबी लेडी, सलवार कमीज दुपट्टा उन्होंने ऐसा डाला हुआ था, और मैं तब तक बहुत लो फील करती रहती थी पूरे टाइम. आई वाज डूइंग एवरीथिंग, सो इमेजिन आई वाज मेंटोरिंग अदर पेरेंट्स, बट मैं अपने शेल में थी. एंड दिस ओल्ड लेडी सॉ मी एंड शी कुड मेक आउट. सो जब घर से निकल रहे थे तो कहती हैं बेटा मंदिर में आज सुबह पूजा की थी, प्रसाद है, थोड़ा सा दे दूं आपको. तो ऐसे हाँ, मैंने अपना हाथ बढ़ाया, उन्होंने प्रसाद रखा, मैंने फांका, फिर उन्होंने पानी दिया, मैंने ऐसे करके डाला, राइट, थोड़ा सा पी के ऐसे किया. तो शी सेज बेटा आपने देखा नहीं कि मैंने आपको क्या दिया प्रसाद में. तो ऐसे हाँ आंटी नहीं देखा. आपने देखा नहीं कि मैंने पानी दिया, वो साफ था, गंदा था, टैप का था, आपने पूछा नहीं फिल्टर्ड वाटर है, मिनरल वाटर है, टैप का है. I'm staring at her face, प्रसाद था यार, मैं आपसे ये सब थोड़ी पूछूंगी. तो मैं उनकी तरफ देख रही हूँ, कहती है, गायत्री मेरे साइड में, नीचे साइड में खड़ी हुई थी स्टेप पे, तो कहती है ये भी उसका प्रसाद नहीं मान सकते. वाह क्या बात. मोहित, मैंने उनको नमस्ते भी नहीं बोली. आई टर्न एंड मैं, वो 3 सीढ़ियां थी घर की, वो नीचे उतर रही हूँ, एंड माई लाइफ वॉज चेंज्ड. मैंने इतना नो डाउट, मतलब जस्ट लिसनिंग टू इट आई हैव अ लंप इन माय थ्रोट राइट नाउ कि ये कितनी खूबसूरत बात और कितने सीधे तरीके से समझाई गई है यार. मतलब ये हैट्स ऑफ टू दैट लेडी. और ये आई थिंक जिंदगी की हर चीज पे हम अप्लाई कर सकते हैं ये बात, हर चीज पे यार. और मैं जा रही हूँ, और यू नो जब कार में जैसे ही गुस्से थे वो झगड़ती थी कि मैं सामने बैठूंगी, कार सीट उसकी आगे करनी पड़ती थी एंड ऑल दैट. अभी मैं आराम से उसकी सीट निकाल के आगे लगा रही थी कि उसको मैं सामने बैठाऊंगी. शी टर्न्स अराउंड टेल्स मी, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया ना,
पर्सपेक्टिव Sit चेंज हो you. गया हमारा। हाँ, वो मेरे साथ बैठना चाहती थी. She sensed the difference in her mother now. She didn't want to be without her mother. आपकी वो एनर्जी बोलती है ना मैम, वही बात है, आपकी एनर्जी बोलती है, आपको पता चल जाता है कि सामने, इसी को हम वाइब बोलते हैं ना। अक्सर हम लोग, हमें कोई पसंद क्यों आता है, अक्सर दो रीजंस होते हैं जो मेरा मानना है। एक आपकी वैल्यूज होती है, आपकी अगर वैल्यूज आपस में अलाइंड है, यू विल वर्क टुगेदर, यू विल बी इन अ रिलेशनशिप, कुड बी अ प्रोफेशनल, कुड बी अ पर्सनल रिलेशनशिप, आप अच्छे दोस्त, अच्छे हस्बैंड वाइफ, अच्छे सिबलिंग्स, कुछ भी हो सकते हैं। अरे वैल्यूज का याद मैच है। रिटेल मार्केट में जाते हैं किसी मॉल में, मैं हरदम सेल्समैन से कहती हूँ मन नहीं था खरीदने का यार, पर तुमने इतनी अच्छी तरह इस चीज को डिस्प्ले सही किया बात, कि वो इतनी खरीद रहा हूं। एनर्जी, वो जो वाइब है ना, वो दूसरी चीज वाइब होती है कि आप, आपसे एक वाइब इंसान आती है। कुछ लोग होते हैं जिनसे हमें शायद पता है कि हम फिर से मिलेंगे भी नहीं, लेकिन वो एक मुलाकात इतनी ज्यादा रजिस्टर्ड होती है। लाइक दिस लेडी दैट यू जस्ट टॉक्ड अबाउट, जिन्होंने आपको प्रसाद दिया, मैं उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन ये लेसन शायद मैं जिंदगी में, बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड का लेसन भी है, बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस का लेसन भी है, और आई थिंक दिस इज अ लाइसेंस टू लिव, राइट? दिस इज हाउ ऑल ऑफ अस, इट्स अ बिग लेसन, एंड आई थिंक दिस इज द टेक अवे फ्रॉम टुडेज शो फॉर मी। और ये बहुत बहुत खूबसूरत बात है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। मेरा दूसरा सवाल कि जो हम रेजिडेंशियल स्पेसेस, हाँ जी, हम फ्यूचर्स को लेके बहुत कन्विंस्ड हैं, और सही भी है वो बात, मतलब गलत नहीं है वो अपनी जगह पर, तो उसका क्या इलाज है अभी के लिए, क्या है? जब सबसे पहले मेरे से किसी ने सवाल पूछा था, गायत्री 16 साल की हो गई, आपने उसके आगे के बारे में क्या सोचा है? सोची हूँ मैं, देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा, कल आपको कुछ हो जाएगा तो उसका क्या होगा? मैं कहा फिर भी मैं ऊपर पहुंच चुकी हूँ, उसका जो हो रहा होगा, यहाँ पे मुझे थोड़ी मतलब होगा। So that is one way I looked at it. But jokes apart, I really believe time has come in India where we will start needing old age homes. We've had nuclear families now for almost 2 generations. अब हमारे पास वो एक्सटेंडेड फैमिली नेटवर्क नहीं रह गया, ना हमारे में इतनी पेशेंस रह गई है, इतनी टॉलरेंस रह गई है कि हम एडजस्ट करेंगे अपनी थिंकिंग दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ। हम सब बहुत इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर्स हो गए हैं। तो उस सर्कमस्टेंस में हम सब अभी कहते हैं यार फैमिली से नहीं पड़ती, फ्रेंड्स जिनको हम चूज करते हैं उनके साथ हमारा बनता है, राइट? तो हमारे पास अपने बुढ़ापे के लिए कोई बहुत सारे बच्चे, कच्चे चाचा ताऊ के बच्चे नहीं रह गए हैं जो कि हमको संभालेंगे। टाइम फॉर ओल्ड एज होम्स। द मोमेंट वी आइडेंटिफाई एन ओल्ड एज होम, आई थिंक the best thing possible there is to have your young one with you in that old age home. Most of the old age homes are taking in people straight after retirement. So you have people in their early 60s going up to their 90s. आपका बच्चा वहां पर चाहे योगा सेंटर में काम कर रहा है, चाहे वो अपना स्टूडियो चला रहा है, चाहे वो मेस में काम कर रहा है, चाहे वो शेफ की तरह काम कर रहा है, the young one is in the company of people who at that age have become more accepting. And there's lots of ways to engage a neurodiverse adult in a senior citizen home. मेरा ये मानना है, और मैं गायत्री के लिए रेजिडेंशियल स्पेस नहीं ढूंढ रही हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ नाइस रेजिडेंशियल स्पेस फॉर माई सेल्फ, जिसमें शैलेंद्र और मैं इत्मीनान से रह सकते हैं। एंड I'm 100% sure Gayatri will enjoy that space, because what she has in mind is कि वो अपना एक फोटोग्राफी स्टूडियो शुरू करेगी जिसके अंदर वो आर्ट्स कॉर्नर भी रखेगी और फ्री फ्रेंच प्रेस कॉफी सबको देगी। तो यार सब बुढ़े खुश रहेंगे उससे, वो खुश रहेंगे। कॉफी के लिए तो मैं भी आ जाऊंगा। Finished यार। So, you know, my thing is, okay, to cut a long story short, Mohit, and very briefly, we can consider making residential spaces. Lots of activities happening, Mohit, in the country today. Every metro, mini metro has NGOs run by parents or professionals creating these spaces. There are commercial builders who are getting involved in making these spaces. But मुझे लगता है इन spaces को भी inclusive करना जरूरी है। You can't have a space in seclusion कि इस space में autistic young adults रहते हैं या इस space में neurodiverse adults रहते हैं, नहीं चलेगा। Because then हमने पूरी जिंदगी काम की है towards inclusion. TAS कहता है कि हमको सारा काम ट्रेनिंग इसलिए करनी है कि वो mainstream art में include हो सके, और फिर at the end of the life we are saying तुम यहाँ पर रहो, अलग, पूरी दुनिया से अलग. That's not going to work, in my opinion.
So I think the best way around this is to create homes which will be used by everyone who's sensitive to the needs of a neurodiverse, and who better than parents. बहुत सही बात। और मुझे लगता है कि हमें जब हम ओल्ड एज होम्स की बात कर रहे हैं, we need to look beyond the story that has been sold to us by movies and the media houses, क्योंकि हम जहाँ पे ओल्ड एज होम की बात करते हैं वहीं पे हमें वो बागबान याद आ जाती है कि हम अपने पेरेंट्स को या अपने प्यारों को उठा के बस वहाँ पे कैद में हमने भेज दिया है क्योंकि हमसे झेला नहीं जा रहा था। लेकिन अगर हम इंटरनेशनली देखें, बाकी कंट्रीज में देखें, तो ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट एक बहुत अच्छा केयर गिवर्स कॉन्सेप्ट है, जो कि हमें अप्लाई करने में कुछ मुसीबतें, कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन वो हर चीज़ में आती है, वो तो जिंदगी है। तो वो करेंगे और इंशाल्लाह आई थिंक वी विल ओनली इम्प्रूव ऑन दिस। कुछ आपको बोलना है एंड में? हमका यार, तुम बोलने को बोलोगे तो बोलते रह जाएंगे, फिर तुम बोलोगे चुप शालिनी। बहुत 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 बढ़िया इंटरव्यू रहा मैम। इंटरव्यू जैसा आपको लगा? इंटरव्यू जैसा? मैं इंटरव्यू बोल तो दिया वर्ड, लेकिन इंटरव्यू कर रहे थे, मुझे लगा गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू ही थी और बहुत मजा आया। एंड आई एम श्योर कि ऐसे और हम बहुत सारी बातें करेंगे आने वाले वक्त में। सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस पूरी बात में कोई भी वैल्यू लगे तो आपके जो करीबी हैं, आपके अजीज हैं, उनको बताइए इसके बारे में। कोई न्यूरो डाइवर्सिटी से डील कर रहा है, उनको द आर्ट सैंक्चुरी के बारे में बताइए, नो डिसेबिलिटी के बारे में बताइए। और कोई भी आपकी जान पहचान में ऐसी लड़ाई लड़ रहा हो तो उनके बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये लड़ाई लड़ने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत एम्पैथी चाहिए, एक समझ चाहिए जो बहुत वक्त के बाद आती है। So on that note, I would like to thank Shalini ma'am for giving us जी। जैसे मैंने कहा था, मुझे इंटरप्ट करने की आदत सी है। इस पॉडकास्ट में मेरे जरिए कोई भी पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात निकली हो, अनइंटेंशनल था, आई अपोलोजाइज इन एडवांस। इट इज ओनली माय पर्सनल ओपिनियन। Mohit and his podcast has nothing to do with this. This was not pre-planned. ये सब मेरे मुंह से spontaneously निकला है, so I apologize. खींच के निकाल लिया है, सारी असलियत हमने खींच के निकाल ली है। लेकिन मुझे बहुत बड़ी खुशी है एक बात की कि for the first interview that we've done on this show, right? वो रियलाइजेशन रहता है मुझे, और आई थिंक वो जिन लोगों ने बातें सुनी है, जो पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स हैं, सिर्फ लिसनर्स हैं या न्यू पेरेंट्स हैं, जो भी कोई अच्छा इंसान भी बनने की कोशिश कर रहा है और उसने सुन ली जाने अनजाने में ये बातें, कि बहुत, अगर आप एक्चुअली जिंदगी को देखें तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी आई वुड से नेग्लिजिबल चीज़ें होती हैं, लेकिन जिनका बहुत बड़ा रोल है जिंदगी में, जिनकी सिग्निफिकेंस अगर हमने समझ ली तो मुझे लगता है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। चाहे आपकी जिंदगी में जैसा भी चैलेंज हो, आप जिंदगी के किसी भी फेज पे हो, है ना मैम? आपकी जो बोल रहे थे ना कि आप इतना कुछ हुआ, सो बिफोर आई साइन ऑफ, साहिर लुधियानवी जी का एक शेर था, एक छोटी सी चीज लिखी हुई थी कि उन्होंने बहुत सिंपल चीज बोली थी कि अरे ओ आसमां वाले, अरे ओ आसमां वाले, बता इसमें बुरा क्या है? अरे ओ आसमां वाले, बता इसमें बुरा क्या है? खुशी के 4 झोंके अगर इधर से भी गुजर जाए। तो वो हक से हमें खुशी मांगनी चाहिए ऊपर वाले से, जिस भी सुपर पावर में हम बिलीव करते हैं कि हाँ यार क्या बुराई है, अगर मेरी जिंदगी में खुशी है तो। और जब हम ये खुद से एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि हाँ यार मुझे भी खुश होने का हक है, तब आपकी जिंदगी में कोई भी चैलेंज हो, आई थिंक आप मुस्कुरा कर उसे डील कर लेते हो। होता है ना? बिल्कुल होता है, और आपको उसी चैलेंज में इतनी सारी खुशियां नजर आती है। क्या बात, गारंटी। तो इसी गारंटी के साथ आई विल वंस अगेन थैंक यू शालिनी मैम फॉर गिविंग अस टाइम फॉर अ ब्रिलियंट चिट चैट। बहुत खूबसूरत था ये एक्सपीरियंस, एंड आई एम श्योर विल डू अ लॉट मोर, और ऐसी बहुत बातें आगे इंशाल्लाह आएंगी। आज के लिए मोहित, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और बहुत सारी चीजें शेयर की जो 3 सालों में मैंने कभी आपसे साथ शेयर नहीं की थी। तो थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। हम चीज ही बहुत औसम है, क्या बताएं। मोमेंट नहीं है बस। ऑसमनेस निकाल ली तुमने यार, क्या बताएं। अभी ये म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब खुल चुका है, और ये इस पे बातें आगे बढ़े उससे पहले हम साइन ऑफ बढ़ाते जाएंगे इसको। मेरा नाम है मोहित आहूजा, मेरे साथ है शालिनी गुप्ता ऑफ द आर्ट सैंक्चुरी।
Yes. एंड शो का नाम है इन सिग्निफिकेंस. आई होप आपको ये शो पसंद आया, कहीं पे आप थोड़ा मुस्कुराए, कहीं खुश हुए, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे. बहुत सारा ध्यान रखिए खुद का और उनका जो आपका बहुत ध्यान रखते हैं. जल्दी मिलेंगे. Insignificance with Mohit Ahuja.